उम्मीद करता हूँ कि पहला जो पार्ट है वो आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने जनरल सर्जरी कवर किया है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे ब्रेस्ट एंड थायराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत ही कंसाइज करके मैंने पढ़ाया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट जो कि एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, जो सेकेंड और सिक्स रिब के बीच में है लोकेशन। ओके, 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट होती है और स्किन से जो फेशिया को कनेक्ट करते हैं वो है लिगामेंट ऑफ कूपर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में इन्हीं के कारण डिम्पलिंग शो होती है। ओके, उसके नीचे फेशिया आपको दिख रहा है, उसके नीचे पेक्टोरलिस मेजर आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर प्यूडी ऑरेंज पील अपीरेंस कब दिखेगा आपको? जब सब डर्मल लिम्फेटिक्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, और ये एक साइन है स्किन इन्वॉल्वमेंट का ब्रेस्ट कैंसर में। ओके, हम ट्रिपल असेसमेंट करते हैं ब्रेस्ट लम्प का। पहले हिस्ट्री लेते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब पाल्पेशन वगैरह, देन रेडियोलॉजी करते हैं। अब रेडियोलॉजिकल में एक ध्यान रखनी है आपको, अगर 40 साल से कम की महिला है तो उसमें यूएसजी ब्रेस्ट कर सकते हैं, जबकि 40 साल से ऊपर की हैं तो उनको मेमोग्राफी करवानी है। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी करवानी है, एफएनएसी करवाते हैं। ठीक है, 23 से 30 गोज की नीडल से। ठीक है, ये इन्वेजिव और इन सिटू में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर होके बाहर मेटास्टाइज करा है या नहीं करा है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। ओके, इसके लिए हमको चाहिए ट्रू कट बायोप्सी, उसके लिए हमको 16 गोज की नीडल रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, मल्टीफोकल और मल्टीसेंट्रिक का क्या डिफरेंस है? मल्टीफोकल का मतलब है एक ही क्वाड्रेंट में अलग अलग फोकल पोजीशन पे कैंसर, जबकि मल्टीसेंट्रिक का क्या मतलब है कि अलग अलग पोजीशन पे। यहाँ पे हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, मल्टीसेंट्रिक के केस में रिस्क फैक्टर आपको पता ही है, अर्ली मेनार्क, लेट मेनोपॉज, नलीपेरिटी, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, HRT इंक्रीजेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। पैथोलॉजी की बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर फेमिलियल हो सकता है, मीन जीन्स रिलेटेड, जो कि BRCA1 जीन्स मोस्टली फेमिलियल होता है 10% केसेस में। ओके, स्पोरेडिक होता है 90% केस में, जो कि जीन म्यूटेशन के कारण होता है। और कौन सा जीन? P53 जीन। ओके, टाइप्स याद रखना है। सबसे पहले कार्सिनोमा इन सिटू, मीन जो मेटास्टाइज नहीं करे, देन इनफिल्ट्रेटिंग। इसमें 3 डिवाइसेस है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू एंड पेजेट डिजीज। ठीक है, LCIS अभी नो लॉन्गर कंसिडर इन सिटू। ठीक है, इनफिल्ट्रेटिंग कैंसर की बात करें तो मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन है और हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नो स्पेशल टाइप एक होता है जिसको डक्टल कार्सिनोमा डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा हम पहले बोलते थे, अब इसको NST बोलते हैं। ओके, स्पेशल टाइप में क्या क्या आते हैं? इन्वेजिव, लोब्यूलर, मेडुलरी वेरिएंट, म्यूसिनस वेरिएंट, ट्यूबुलर एंड पेपिलरी वेरिएंट। ओके, जो इम्पोर्टेंट है वो है मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन। ओके, वो क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछेंगे। इसमें है ER PR पॉजिटिव जो होते हैं और HER2 नेगेटिव ल्यूमिनल है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उनकी सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस। ओके, ल्यूमिनल B है मोस्टली ट्रिपल पॉजिटिविटी, ER PR HER2 पॉजिटिव। ठीक है, BRCA2 जीन की वजह से जो हो रहा है। ठीक है, इसका एक अदर वेरिएंट भी है जिसमें HER2 नेगेटिव होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है KI67 इसमें हाई होता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है ल्यूमिनल A से ल्यूमिनल B के अदर वेरिएंट को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बेसल टाइप इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रिपल नेगेटिव, मोस्ट एग्रेसिव, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है, ट्रिपल नेगेटिव है। ठीक है, BRCA1 जीन का म्यूटेशन है। ठीक है, मोस्टली आपको मेडुलरी वेरिएंट दिखेंगे। ठीक है, HER2 में भी जो ER PR नेगेटिव होगा, HER2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लाउडिन ट्रिपल नेगेटिव एंड देन हाई। ठीक है, इसमें साइटोकिन 5-6 नेगेटिव होता है। ठीक है, जबकि बेसल में वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बेसल और क्लाउडिन में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ऊपर। HER2 न्यू रिसेप्टर की इम्यूनिस, तो उसको स्कोर देते हैं हम 0, 1, 2, 3। तो एक क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जब इक्विवोकल होगा 2+ स्कोर होगा ना, तो उसको फिश करके अपन उसको कंफर्म करेंगे। ओके, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पता ही है, इक्विवोकल में हमको फिश की रिक्वायरमेंट है। ओके, TNM स्टेजिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, काफ़ी आपको ईजी करा है। T0 मतलब 9, T1, 2 और 3, 2 से 5 और
मोर देन 5, ठीक है। 4 में अगर बात करें तो ए बी सी डी है, सी में ए प्लस बी है, ठीक है। ए में है चेस्ट वॉल इन्वॉल्व है, बी में है स्किन इन्वॉल्व है, ठीक है। डी है इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है टी टफ होगा, मैंने बहुत ही ईजी कर दिया इसको, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर एंड माइनर आर नॉट कंसिडर एज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेस्ट वॉल, ओके। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब एन की बात करें तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। N1 जो है वो मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड है, N1 में होगा मोबाइल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब N2 में आते हैं। N2 की अगर बात करें तो उसमें दो है, ए और बी ना। ए में फिक्स्ड हो गए और बी में इंटरनल मेमोलरी लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब N3 में आते हैं, ए बी सी। ए में है इंफ्रा क्लेविकुलर, सी में है सुप्रा क्लेविकुलर, ठीक है। बी में मेमोरी और एक्सिलरी दोनों इन्वॉल्व जब होंगे तब वो N3B है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके। M0 M1 नो डिस्टेंस मेटास्टेसिस एंड डिस्टेंस मेटास्टेसिस, ठीक है। अब ये मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई, आपको भी आया तो सम ऑफ टी एंड एन, ठीक है। अगर इन दोनों को टी और एन को प्लस करने पे 1 2 3 आ रहा है तो वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। अगर 4 आ रहा है T3 + N1 जैसे और T4 तो वो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी है जिसमें मार्जिन 1 mm लेते हैं अभी, ठीक है। पहले 1 सेंटीमीटर इतना लेते हैं, लेटेस्ट 1 mm मार्जिन रखते हैं। मेस्टेक्टोमी है, मेस्टेक्टोमी 3 तरह की है, रेडिकल, मॉडिफाइड रेडिकल एंड सिंपल, ठीक है। रेडिकल में क्या होगा कि आप ब्रेस्ट निकाल रहे हो, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स निकाल रहे हो, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों निकाल रहे हो और साथ में सारे लिम्फ नोड भी निकाल रहे हो, ओके। अब मॉडिफाइड की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट और निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, पेक्टोरलिस फेशिया है, लेवल 1 2 3 लिम्फ नोड है, पेक्टोरलिस माइनस कोई कोई में है कोई कोई में नहीं है, 3 4 प्रोसीजर इसके, और पेक्टोरलिस मेजर नहीं निकालना है, ठीक है। तो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, ठीक है। सिंपल की बात करें तो ब्रेस्ट, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, पेक्टोरलिस फेशिया, लिम्फ नोड इसमें नहीं निकालते, ठीक है। फाइलोइड ट्यूमर या DCIS में इन सीटू में हम सिंपल वाली करते हैं, ओके। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन MRM के, ठीक है। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी में लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी होती है जो विंगिंग ऑफ स्केपुला है, ठीक है। ये याद रखना है, पूछ चुके हैं। सीरोमा फॉर्मेशन होगा और लॉन्ग स्टैंडिंग में लिम्फेडिमा भी होता है, मतलब सर्जरी जब करोगे तो काफ़ी लिम्फेटिक्स चले जाते हैं जिसके कारण उस हैंड में काफ़ी काम करने पे स्वेलिंग वगैरह आती है, ये कॉमन है, ठीक है। वो अपने आप ठीक हो जाती है, इसका कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज फ्लैप क्या है, ट्रेम, ठीक है। ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस मायोक्यूटेनस फ्लैप मोस्ट कॉमनली यूज है, ओके। और बेस्ट DIEP फ्लैप है, वो ध्यान नहीं रखना है। कीमोथेरेपी की बात करेंगे तो कब कब करनी है, वैसे तो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है पर एज जनरल एज नॉलेज आप याद रख सकते हो। लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो कीमोथेरेपी देनी है, ट्रिपल नेगेटिव है, HER2 पॉजिटिव है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ में है और लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। रेडियोथेरेपी कब देनी है, पोस्ट ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, ठीक है। आपने बहुत ही कम किया कंजर्वेटिव सर्जरी की, उसमें लिम्फ नोड पॉजिटिव है, लोकली एडवांस है, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी याद रखना है, ओनली ER PR पॉजिटिव के लिए करते हैं। प्री मोनोपोजल जो है ना उनमें टेमोक्सिफेन देते हैं, ठीक है। ये 5 साल तक देते हैं, अब शायद उसको 10 साल तक कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 10 to 20 mg जो कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, फिर से उसको ग्रोथ को रोकेगा। और पोस्ट मेनोपोजल में एरोमेटस देते हैं, लेट्रोजोल। एरोमेटस क्यों, क्योंकि उनके इसमें एस्ट्रोजन सिक्रेट फैट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एरोमेटस इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, टेमोक्सिफेन एंड लेट्रोजोल, ओके। फिर आते हैं हम फाइब्रोएडिनोमा के ऊपर, ठीक है। पॉपकॉर्न क्लासिफिकेशन नहीं, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, सॉरी, है ना। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन जैसे दिखेगा ना, ठीक है। फिक्स्ड मोबाइल पेनलेस लम्प यंग में होता है, ठीक है। फाइब्रोएडिनोमा बस आपको फ़ोटो या एक हिस्ट्री दे के आपको पूछेंगे, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। फाइलॉइड ट्यूमर की बात करें तो इसको सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों हो सकता है। कट सेक्शन करेंगे तो लीफ लाइक ब्रांचिंग पैटर्न मिलेगा, ठीक है। रैपिडली इनलार्जिंग ब्रेस्ट लम्प है और हिमेटोजिनस स्प्रेड है, ठीक है। मैनेजमेंट में मैंने बता ही दिया, सिंपल मेस्टेक्टोमी करनी है, ठीक है। लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं होता है, इसके अलावा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। फाइलॉइड की
डक्ट पेपिलोमा की बात करें तो ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज, और मैनेजमेंट में माइक्रोडोटेक्टोमी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है ना, डक्ट पेपिलोमा, ब्लड एंड माइक्रोडेक्टोमी। ठीक है, एक्टेक्सिया की बात करें मतलब डायलेटेड डक्ट है जिसमें सिक्रीशन स्टेसिस हो गया है, उसको पेरिडक्टल मेस्टाइसिस हो जाएगा, जिसकी स्टेसिस हो गया उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, उसको हम जुस्कास डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रीनिश ब्लूइश ग्रीनिश डिस्चार्ज आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट की इसकी बात करें तो एंटीबायोटिक देना है, और कंडीशन अगर परसिस्ट करती है तब आपको कौन एक्सीजन करना पड़ेगा। ठीक है, हेडफील्ड प्रोसीजर से। ठीक है, ये प्रोसीजर का नाम याद रखना है। अब प्रीवियस ईयर की बात करें तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी किस में करते हैं हम, ये क्वेश्चन आ चुका है। सीए ब्रेस्ट में, पेनिस में, मैलिग्नेंट मेलेनोमा में, और कैंसर ऑफ वल्वा में, वल्वा VU। ठीक है, थायराइड की बात करते हैं। ब्रेस्ट कंप्लीट हो गया, इसके अलावा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। अब थायराइड की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन इंजर्ड नर्व ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल ब्रांच। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें याद नहीं होगी, जब भी ये चीज़ें याद करना आपको एक फ़ोटो इमेज देखना है, ये लेरिंजियल नर्व कहाँ से कहाँ डिवाइड हो रही है और थायराइड के पास में कौन सी आ रही है, वो सबसे ज़्यादा डैमेज होगी। ठीक है, लाइगेशन की बात करें तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी लाइगेटेड क्लोज टू द ग्लैंड। ठीक है, टू प्रिवेंट इंजरी टू एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। ठीक है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की बात करें तो इसको भी कैप्सूल के पास में से लाइगेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेन आर्टरी आती है ना, वो ऐसे करके ये पैराथायराइड को भी सप्लाई करती है और यहाँ से थायराइड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो अगर दूर से काटेंगे तो दोनों की सप्लाई चली जाएगी, पास में से काटना है ताकि इसकी जो है ना वो बची रही। ठीक है, पैराथायराइड की लाइगेशन में ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि दोनों में हमको क्लोज से ही कट करना है। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मोस्टली आ सकता है। ठीक है, फिजिलोज मेथड है कि नेक को बेक करके फ्लेक्स करके हैंड शोल्डर फेंक करके आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, लाइज एक तरफ प्रेस करके पालपेट करना है। ठीक है, क्राइल्स में आप माइक्रो नोड्यूलर चेक करते हैं तो फिंगर से एक एक नोड्यूल को चेक करना है। ठीक है, आई साइन में वोन ग्राफे साइन। ठीक है, अपर लिप जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, थायरोग्लोसल सिस्ट का मैंने पहले भी बताया, सिस्ट ट्रंक सर्जरी होती है पहले में। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने बताया था, ये याद रखना है। लॉन्ग स्टैंडिंग अगर केस होगा तो वो पेपिलरी थायराइड कैंसर होगा। ठीक है, रेट्रोस्टर्नल होगा तो पेम्बर्टन साइन मिलेगा। ठीक है, अगर हैंड ऊपर करके रखेगा ना तो पूरा फेस जो है वो फ्लशिंग जैसा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी उसकी वजह से। ठीक है, विनस ड्रेनेज की वजह से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, रोज पोजीशन थायराइड सर्जरी के लिए होता है। ठीक है, और थाइमोमा किसका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, तो वो है माइसीनिया ग्रेविस और प्योर रेड सेल एप्लाजिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना है। ग्रेव्स डिजीज़ ये मोस्टली डिस्क्राइब करेंगे हम मेडिसिन में, पर यहाँ थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है थायराइड रिसेप्टर के अगेंस्ट। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करना है, थायराइड स्कैन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, USG नेक, एंटी थायराइड एंटीबॉडी। ठीक है, इफ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट विथ थायराइड टॉक्सिक इज नॉट डन, दैट इज मेडिसिन दैट इज ल्यूकोल आयोडीन इज नॉट गिवन, देन रिजल्ट इन थायराइडिस्टम। ठीक है, अगर थायराइड सर्जरी कर रहे हैं हमने ल्यूकोल आयोडीन नहीं दिया तो जैसे उसको टच करोगे, ठीक है, थायराइड टॉक्सिकोसिस वैसे ही हो जाएगा, उसको थायराइड स्टोम आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेस करोगे थायराइड हार्मोन सारा रिलीज होगा, उसकी वजह से थायराइड स्टोम आ सकता है। इसलिए ल्यूकोल आयोडीन प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में देना है। ठीक है, हशीमोटो की बात करें तो लिम्फोसाइटिक थायरोडाइटिस भी इसको बोलते हैं, टेंडर थायराइड हो जाती है, इसमें पेनफुल होगी थायराइड। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज है। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन लिम्फोसाइट दिखेंगे और हर्तल सेल दिखेंगे। हर्तल सेल और कहाँ दिख सकते हैं पूछ सकते हैं, तो वो दिखेंगे आपको थायराइड लिम्फोमा, हर्तल सेल कैंसर और फॉलिकुलर थायराइड कैंसर में। ठीक है, रिडल्स पता ही है, फाइब्रोसिस थायरोडाइटिस। ठीक है, IgG4 की वजह से होते हैं, वुडी हार्ट थायराइड मिलेगा। अगर हिस्ट्री में
या किसी भी क्लिनिकल क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट दिखे तो आपको रिडल्स थायरोइडाइटिस करना है, ठीक है। थायराइड कैंसर की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं आजकल पेपिलरी का, ठीक है। अभी मैंने बताया लॉन्ग स्टैंडिंग थायरोग्लोसल सिस्ट में होता है और रेडिएशन एक्सपोजर में, ठीक है। आयोडीन सफिशिएंट एरिया में मिलता है आपको, ठीक है। समोमा बॉडीज ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियस और न्यूक्लियर ग्रूविंग इसकी टिपिकल है, ठीक है। इनकी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड आपको देखना है, मैंने यहाँ नहीं दी आपको, पर याद रखना है आपको, ठीक है। पेपिलरी थायराइड का पूछ सकते हैं। फॉलिकुलर कब मिलेगा? आयोडीन डिफिशिएंट एरिया में, ठीक है। और रिस्क फैक्टर क्या है? मल्टी नोड्यूलर गोइटर लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है। एफएनएसी में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एडिनामा है या कार्सिनोमा है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, पूछा गया है, ठीक है। एनाप्लास्टिक का वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, लिस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। मेडुलरी टाइप का है पैराफोलिकुलर सी सेल जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रेट करेंगे, ठीक है। और मेन 2 सिंड्रोम में मेडुलरी थायराइड कैंसर मिलता है, ठीक है। मेन 2। अब मेन सिंड्रोम जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो याद कर लेते हैं, मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लाज्मा सिंड्रोम। अब 1 में क्या मिलेगा? पीपीपी पिट्यूटरी एडिनोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा, पैनक्रियाटिक इंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है। मेन 1 में मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिनोमा है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मेन 2 में मेडुलरी पैराथायरॉयड और फियोक्रोमोसाइटोमा, इसको सिप्पल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये एक इमेज है आपको याद करने के लिए, पिट्यूटरी पेनक्राइस पैराथायरॉयड पीपीपी, देन पैराथायरॉयड थायरॉयड एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। एंड देन थायरॉयड फियोक्रोमोसाइटोमा म्यूकोस न्यूरोमास एंड मार्फेड हेबिटस, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। और एक ये चीज़ याद रखना है कि गैस्ट्रिनोमा मोस्ट कॉमन है, ठीक है। बाकी मेन तो याद ही रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन तो आ सकता है इन पे, ठीक है। अब आते हैं पैराथायरॉयड के ऊपर। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है, सप्लाइड कैसे होती है? इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी, अभी हमने देखा था, ठीक है, दूर से कट करना है। डी जॉर्ज सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, इसके निमोनिक है KH22, मतलब 22 इसका डिलीशन है 22Q का, और केज से कार्डियक डिफेक्ट, फेसिस अटिपिकल होगी, थाइमिक हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट और हाइपोकैल्सियम है जो कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से मिलेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डी जॉर्ज। इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है, ठीक है, याद रखना है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कब मिलेगा? जब भी मिलेगा तब पेंटार्ड दिखेगा आपको, ठीक है। किडनी स्टोन दिखेगा, बोन्स पेनफुल होगी, एब्डोमिनल क्रूज दिखेंगे, साइकिक वोन्स होंगे और फटीग ओवरटोन्स होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है बस इसके सिम्टम्स के ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टेमी स्कैन, ठीक है। मियामी प्रोटोकॉल पूछ रखा है कि जब पैराथायरॉयड एडिनोमा की हम सर्जरी करते हैं ना, तो 10 मिनट के बाद, जैसे निकाल दिया आपने एडिमा, 10 मिनट बाद अगर पैराथायरॉयड आर्मेंट में 50% ड्रॉप आ जाता है ना, तो ये कन्फर्म करता है कि एडिनोमेटस ग्लैंड हमने रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो मोस्ट कॉमन है वो होगा, कैटिकोलामाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, ठीक है। साइट कहाँ पे मिलती है? ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन ऑफ ज़ुकरबर्ग और सिंपैथेटिक चेन, ठीक है। मेडुला में मिलता है पर मोस्ट कॉमन सिंपैथेटिक चेन पे मिलेगा। फेमिलियल हो सकता है जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटिस 1 में, VHL में, मेन 2 में, ठीक है। ये मेन 2 का तो याद रखना है, ठीक है। मेन 2 में अभी मेडुलरी देखा है और फियोक्रोमोसाइटोमा देखा है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, हेडेक। मैनेजमेंट में पहले अल्फा ब्लॉकर देना फिर बीटा ब्लॉकर देना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बात करें हम तो 6 फॉलिकुलर क्लस्टर विथ 10 सेल फ्रॉम ईच इज़ कंसिडर एडिक्वेट फॉर थायराइड सैम्पलिंग फॉर FNAC। ये क्वेश्चन आउटसाइड आया था पर आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। 6 फॉलिकुलर क्लस्टर 10 सेल से लेना है, ठीक है। FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। A USG can detect lymph node metastasis in a patient with clinical negative lymph node by 50 to 60%, ठीक है, ये भी याद रखना है। ग्रेव्स में आपको याद रखना है डेरिल इम्पल साइन, रिट्रैक्शन, वॉन ग्रिफिथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टील वार्ड मतलब इनफ्रिक्वेंट, और जोफरेज साइन याद रखना है, ठीक है। लेक ऑफ रिंकलिंग ऑन फोरहेड ऑन सुपीरियर गेज, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी, C7 पॉजिटिव BTL, ठीक है, ब्रेस्ट थायरॉयड लंग, ठीक है। C20 कोलोरेक्टल।
एक और बायरेट्स का भी याद रखना है आपको, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 का, ठीक है। प्रोबेबल बिनाइन फाइंडिंग अगर मिले ना तो हर 6 मंथ में 2 साल तक मेमोग्राफी करानी है, ठीक है। और फोर्थ में बायोप्सी करानी है, ठीक है। बायरेट से वैसे पूछेंगे नहीं, पर याद रखना, ठीक है। तो ये वीडियो अपना बहुत ही जल्दी हो गया, सेकंड पार्ट सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट हो गया है। आगे की वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट में आपको पूरा सर्जरी जो इम्पोर्टेंट है वो 2 से 3 घंटे में पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आपको लाइन से सारे वीडियो देखने, इसके अलावा मुझे नहीं लगता लास्ट 7 दिन में आपको कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके पास समय ही नहीं होगा, आप बर्बाद करो, इससे अच्छा है कि ये सारे वीडियो देख के जो जो इसमें से नहीं याद है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट 1 डे में एक बार रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।